हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर जो हमने क्लास में पढ़ा है और जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसकी एक तरह से कह लीजिए एक रिवीजन। आप इसकी यूटिलिटी बार बार इसे देख के ले सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एग्जाम में देखिए इसकी वेटेज है 8 से लेकर 14 नंबर तक। ये जो एक्ट है कंप्राइजिंग ऑफ 17 बेटा इसमें चैप्टर्स हैं और ये आते हैं 148 सेक्शंस तक। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्लियरली अपनी तरफ से बताया कि हम कुछ चैप्टर एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3, 5, 6 एंड 9। इंस्टीट्यूट ने बड़ा क्लियरली नहीं क्या किया, ओमिट किया है, राइट। लेकिन जैसे आप ये देखते हैं चैप्टर नंबर 3, इंस्टीट्यूट ने ये तो कह दिया है ओमिट करें, लेकिन इसमें से उन्होंने 2 सेक्शन जरूर अपने डाल दिए हैं। पहली बात, इसका कोर्स समझना जरूरी है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो ये है कि कुछ अगर हम इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखते हैं तो उन्होंने कुछ चैप्टरों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो दैट मीन्स इसे कह सकते हैं इंप्लाइड वे में उन्होंने क्या कर दिए, एक्सक्लूड। चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 15, राइट। ऐसे ही चैप्टर नंबर 16 में से सिर्फ एक ही सेक्शन स्टडी मैट में है, वो है 134 एंड बाकी भी कुछ चैप्टर्स में से कुछ सेक्शंस उन्होंने क्या किए हुए, एक्सक्लूड। तो जैसे स्टडी मैट है मैं उसके हिसाब से आपको ये एक रिवीजन देने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 1, जिसे हम कहते हैं बेटा प्रीलिमिनरी। इसमें 3 सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन नंबर 1 में से सबसे बड़ी यूटिलिटी है कि ये एक्ट कब लागू हुआ था, कमेंस हुआ था। द डेट इज 1 मार्च, लेकिन ध्यान रखिएगा 1882, 81 नहीं है, चाहे एक्ट कौन से ईयर का है, 81 का है। दूसरी बड़ी बात है नॉन एप्लीकेबिलिटी। 2 चीजों के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता है। एक है करेंसी, क्योंकि उसके लिए अलग से करेंसी एक्ट है। नंबर 2 हुंडी, उसके ऊपर एक्ट ये नहीं लगता है, जो कि एक लोकल एरिया के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेक्शन 2 देखिए रिपील हो चुका है, जिसका मतलब है अब ये एक्ट में नहीं है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन है, किस चीज की है, बैंकर की है। और डेफिनेशन क्या कहती है, एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर कहो या बैंक हो एंड इंक्लूड्स व्हाट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखिए क्योंकि एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन नंबर 13 के अंदर डेफिनेशन आती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेकिन ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं इसे कहता हूं सिर्फ यहां पे बताई गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स। जैसे इन्होंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर 3 व्हाट, चेक। और चेक में ध्यान दीजिएगा, हम आगे पढ़ते हैं कि चेक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्होंने साफ कहा कौन से चेक लेने हैं, बेरर और ऑर्डर। दैट मीन्स क्रॉस चेक क्या नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। और इन दोनों को हम एक नाम और दे सकते हैं, हम इसे नाम देते हैं अनक्रॉस्ड चेक। नाउ अब सिंपल मीनिंग क्या है नेगोशिएबल का? नेगोशिएबल का सिंपल मीनिंग होता है लीगली ट्रांसफरेबल। क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप, वैल्यू का हो, प्रॉपर्टी का हो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो ट्रांसफरी है उसको वैल्यू मींस पैसे कब मिलेंगे, प्रोवाइडेड उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरी एक्टिंग इन गुड फेथ। जिसका मतलब है ट्रांसफरी को नहीं मालूम कि जो ट्रांसफरर है, मान लीजिए उसके पास चेक है, तो ये चेक में क्या है, कुछ डिफेक्ट है, चोरी का है, राइट। देन इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट, किसमें, राइटिंग में। देन अगर हम सेक्शन 13 को ही देखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं तो हमें उससे पता चलता है जो पेई होता है। पेई देखिए डेफिनेशन आती है सेक्शन 7 में। पेई का मतलब हर इंस्ट्रूमेंट में होता है जिसको पैसे मिलने हैं। तो कहता है पेई क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात कि आप इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव पेई, कि पैसे मिल जाए चाहे मिस्टर एक्स को या क्या मिल जाए पैसे किसको, मिस्टर वाई को, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा सेक्शन 7 में डेफिनेशन आती है पार्टीज। पेई का मतलब है सिंपल, जिस आदमी को क्या मिलने हैं, पैसे मिलने हैं, मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि पैसे की बात है तो उसको रेगुलेट देखिए आरबीआई भी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। इस एक्ट के ऊपर उसका क्या रहेगा बेटा, एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। जैसे मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 है, एक नोट, प्रोमिसरी नोट, नंबर 2 बिल एंड तीसरा क्या है, चेक। तो हमारा जो पहला हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में किया था, जिसका नाम है नोट, बिल एंड चेक फ्रॉम सेक्शन 4 से 25, तो हमने ये कहा था इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहो, सिमिलैरिटी कहो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या कह लें, फीचर्स। जो मैंने कोड की से आपको करवाई थी, होप सो आपको याद होगा। समाजवादी पार्टी किसकी, मुलायम सिंह की। यूपी में क्या है, एक वॉल है जो अब टूट गई, क्योंकि मुलायम सिंह की देखिए मृत्यु भी हो गई है 2022 में, अक्टूबर में। सो एस से है बेटा सेक्शन 4 एंड 5,
पी से है पार्टीज, प्रोमिस नोट में दो होती हैं बेटा, मेकर कौन है जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, और ध्यान रखिए ये पर्सन कौन होता है, लाबल। पेई हमेशा याद रहना चाहिए, पेई हमेशा वो व्यक्ति है जो एंटाइटल्ड है, जिसको पैसे मिलने हैं। और ध्यान दीजिए ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है पेई जो है वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज होना चाहिए किस व्यक्ति को पैसे मिलने हैं, बाय नेम और पोजीशन। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली तो क्या होता है, तीन पार्टीज आप कहते हैं, लेकिन दो भी हो सकती हैं। पहली बात, ड्रॉर को हम मेकर कहते हैं, जिसका मतलब है जिस आदमी ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन ध्यान रखिए ये पर्सन एंटाइटल्ड है, जबकि ड्रॉई कौन है, ये पर्सन लाबल है जिसने पैसे देने हैं। पेई का जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा पर्सन एंटाइटल्ड होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी पेई कब होगा, जरूरी नहीं पेई ही कौन हो सकता है, ड्रॉर हो सकता है, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी कब बनेगा, अगर ड्रॉर ने इसे क्या कर दिया है, इंडोर्स कर दिया है, तो ही एक ये तीसरी पार्टी यहां क्रिएट होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉई से रिलेटेड है, ड्रॉई सर्टेन होना चाहिए किससे, नेम, पोजीशन या इंडिकेटेड विद सर्टेनिटी, जिसका मतलब क्या है कि भाई साहब हो सकता है आपने उसका नाम नहीं भी लिखा है, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट किसी के एड्रेस पे ही कह लीजिए मेंशन किया है, और उस एड्रेस पे कोई आदमी उसे क्या कर लेता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है, साइन पुट अप कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा, ड्रॉई, चाहे आपने उसका नाम नहीं लिखा है। मीन्स कुछ इंडिकेशन होना चाहिए विद व्हाट, सर्टेनिटी। ध्यान ये रखें, सेक्शन 33 साफ ये कहता है ओनली ड्रॉई कैन बी व्हाट, एक्सेप्टर। और दूसरी बात ये है ड्रॉई एक्सेप्टर कब बनता है, नेचुरल है, जब वो क्या डालेगा बिल के ऊपर अपने साइन, तभी उसकी लायबिलिटी क्या होने वाली है, क्रिएट। देयर आफ्टर मनी, एम से है मनी, सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट मनी में होंगे, मतलब ना ये काइंड में होंगे, ना ही ये पार्टली काइंड में हो सकते हैं, मतलब प्योरली मनी होनी चाहिए। और मनी क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज, भाई इतने रुपए, दोनों में आंसर सेम है। सिग्नेचर देखिए नेचुरल है, जिसने बनाया है नोट उसके होंगे, मेकर के, और यहां दोनों के होंगे, ड्रॉई एंड ड्रॉर एंड ड्रॉई के, क्योंकि जैसे मैंने कहा ड्रॉई की लायबिलिटी तभी बनती है अगर वो क्या कर दे, साइन। और ये पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 34 में, हम ये भी जानते हैं कि ड्रॉई क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो साइन कौन करेंगे, सारे के सारे करेंगे, अनलेस वो क्या हो, पार्टनर्स हो, क्योंकि पार्टनर्स हैं तो एक आदमी साइन करेगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लायबल। स्टैंप ड्यूटी, देखिए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में चेक में स्टैंप ड्यूटी नहीं चाहिए होती, यहां पे स्टैंप ड्यूटी जरूर लगेगी एज पर स्टैंप एक्ट 1899 के मुताबिक, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट होगी और तभी ये क्या होगा, एक लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट बनेगा। देन अनकंडीशनल, जब भी आपने नोट या बिल बनाया है आप कोई भी कंडीशन डाल नहीं सकते, कांट पुट एनी कंडीशन। लेकिन ध्यान रखें दो चीजों को हम कंडीशन नहीं मानते हैं, मतलब ये अलाउड है, जैसे एक टाइम ऑफ पेमेंट कि हम 3 महीने बाद पे करेंगे, या आपने एक पेमेंट के लिए कंडीशन डाली है, लेकिन वो कंडीशन क्या है, हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बेटा जीवन में एक है और वो सिर्फ एक ही एग्जांपल मैं दे सकता हूं, डेथ, तो ये अलाउड है। इसके बाद प्रॉमिस टू पे, देखिए प्रॉमिस नोट में पक्का वर्ड होना चाहिए प्रॉमिस टू पे, क्योंकि बनाया किसने है, जो मेकर है जिसने पैसे देने हैं, तो वो पक्का ये वर्ड इस्तेमाल करे प्रॉमिस टू पे। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने, जिसने पैसे लेने हैं, तो इसलिए वो वर्ड क्या इस्तेमाल करे, ऑर्डर टू पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक्शन 4 में हमने नोट में पढ़ा था एक इलस्ट्रेशन है कि जिसमें प्रॉमिस टू पे वर्ड नहीं था, फिर भी हम क्या मान के चलेंगे, इसे नोट मानेंगे। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन 1000 टू बी पेबल ऑन डिमांड फॉर वैल्यू व्हाट रिसीव्ड। देर आफ्टर हमने कहा था दोनों में क्या है, ये राइटिंग में होने जरूरी है, मतलब ऑरल प्रॉमिस या ऑरल ऑर्डर नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस देखिए नोट में नहीं चाहिए होती, लेकिन एक्सेप्टेंस कहां चाहिए होती है, बिल में चाहिए होती है, तभी तो ड्रॉई क्या होगा, बिल पे लायबल होगा, तभी उसका नाम क्या डलेगा, एक्सेप्टर। देखिए लायबिलिटी जो है मेकर की नोट में हमेशा प्राइमरी है, मींस मेन है, एब्सोल्यूट है, जबकि यहां पे क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि मेन लायबिलिटी यहां पे किसकी होती है, एक्सेप्टर की होती है। ट्रांसफरेबिलिटी आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होता है बिफोर द मैच्योरिटी डेट। देन इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ हम प्रिजम्पशंस पढ़ते हैं जो लेटर ऑन अंडर सेक्शन 118 हम देखेंगे। बिल से रिलेटेड जैसे हमने कहा कि एक्सेप्टेंस क्या है, मस्ट है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्टेंस से रिलेटेड अगर सेक्शन 7 से हम कुछ निकालते हैं तो कंडीशन से निकलाती हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीज चाहिए। 4 कंडीशन है, एक राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है ये लिखना, वर्ड एक्सेप्टेड नॉट नेसेसरी। नंबर 2 सिग्नेचर होंगे, कहां करें आप, चाहे इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट पे, फेस के लिए या बैक पे आप कर सकते हैं। कौन करेगा ये क्लियर है, क्योंकि सिर्फ ड्रॉई ही करेगा। ड्रॉई करे ये सेक्शन 27 कहता है कि ड्रॉई नहीं करने, लेकिन उसने नहीं करना है तो कौन कर सकता है उसके बिहाफ पे, उसका ऑथराइज्ड एजेंट 27, राइट।
देन एज ए ड्रॉई, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आप क्या होनी चाहिए, केपेबल। केपेबल के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 11 किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसका मतलब है आप माइनर नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा आपको माइनर के बारे में पता होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में माइनर जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे, उसको सारे राइट्स है, मतलब जहां पैसे मिल रहे हैं वो वहां वो हो सकता है। जैसे वो पेई पक्का हो सकता है, लेकिन वो बिल में क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्टर वगैरह या नोट में मेकर नहीं हो सकता। डिलीवरी सेक्शन 46 में हम पढ़ते हैं। डिलीवरी का मीनिंग आप सारे जानते हो, 3 तरह की हम डिलीवरी जानते भी हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। लेकिन यहां पे नेगोशिएबल एक्ट में एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव की बात की गई है। तो डिलीवरी करना यहां पे बहुत जरूरी है। और वो कहता है एक्चुअल ना भी हो तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव में एक वर्ड आपको पक्का बताना चाहिए, अगर आपने किसी को क्या दे दिया है, नोटिस या इंटीमेशन बता दिया है, तो इसको एज गुड एज क्या मान के चलेंगे हम, डिलीवरी। तो 4 चीजें थी, राइटिंग, साइन, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, एंड नंबर 4 क्या करना जरूरी है, डिलीवरी। इसके बाद सेक्शन 6 में आता है बेटा चेक, और सेक्शन 6 चेक की डेफिनेशन में है 3 बातें मींस में। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो दैट मींस क्या चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं है, फर्क भी है, लेकिन लिखा गया है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है तो सारी फीचर बिल वाली लग जाएंगी, लेकिन किसके ऊपर ड्रॉ होता है, ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक या पोस्ट ऑफिस, लेकिन ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। कहने का मतलब है ये पहला डिफरेंस आ गया, भैया बिल तो क्या हो सकता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं, लेकिन चेक हमेशा क्या होगा, पेबल ऑन डिमांड होगा। एंड इंक्लूड्स में इसमें 2 चीजें आती हैं, एक ट्रंकेटेड चेक और एक इलेक्ट्रॉनिक चेक। ट्रंकेटेड क्या है, ये बैंक वालों ने ही इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले चेक इसमें था, पेपर फॉर्म में था, क्लियरिंग के दौरान उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक चेक ये ओरिजिनली ही आपने किस में जारी किया है, ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग। उसके लिए स्वाभाविक है कंप्यूटर रिसोर्स होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर आपके होंगे और एक सिस्टम आप फॉलो करेंगे जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जिसमें डिफरेंट कीज इंप्लॉयड होती हैं, किसके लिए, इंक्रिप्शन के लिए एंड किसके लिए, डिक्रिप्शन के लिए, ताकि कोई उसका क्या ना करे, मिसयूज ना करे। नॉर्मली चेक में पार्टीज देखिए 3 होती हैं, लेकिन 4 भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 7 के मुताबिक ही है। एक ड्रॉर, नंबर 2 ड्रॉई, और ड्रॉई याद रखें उसे हम ड्रॉई बैंक कहते हैं, बैंक जिसने पैसे देने हैं। नंबर 3 वही रहेगा पेई, लेकिन एक चीज याद रखें वो है अगर क्रॉस चेक है तो एक चौथी पार्टी आती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग बैंक, मतलब बैंक 2 हो जाएंगे, एक कौन, ड्रॉई बैंक जिसे हम पेइंग बैंक भी कहते हैं, और लेकिन क्रॉस चेक में क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग बैंक। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ, देखिए जरूरी नहीं है आप इसे चेक के रूप से लेके चले, आप इसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी लेके चल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में भी बेरर और इट में भी ऑर्डर, थोड़ा सा हम इसे चेक के रूप में ले रहे हैं, जैसे ये वर्ड भी लिखा है इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 13 की ही एक्सप्लेनेशन में हम बेरर और एंड ऑर्डर पढ़ते हैं। बेरर में हम क्या कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस, मीन साफ लिखा है, टू बी पेबल टू बेरर या लास्ट इंडोर्समेंट किस में है, ब्लैंक में है। जबकि ऑर्डर में क्या है, आपने पैसे किसको पे करने हैं, टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। दैट मीन्स ऑर्डर में याद रखें कि भाई साहब अकेला नाम भी लिखा है तो ऑर्डर है, ऑर्डर वर्ड लिख दिया तो भी ऑर्डर है, लेकिन बेरर के लिए साथ में वर्ड क्या होना जरूरी है, और बेरर। तो इन दोनों में मेन क्या फर्क होता है, जब आप पेइंग बैंक से पैसे लेने चाहते हैं, बेरर चेक में आपको कोई आईडी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्डर में इसकी जरूरत पड़ेगी। सेक्शन 47 कहता है अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है, आपने आगे कैसे नेगोशिएट करना है, सिंपली किसी से, बाय मेयर डिलीवरी। जबकि 48 कहता है अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको डिलीवरी के साथ क्या करनी है, इंडोर्समेंट, जिसका मतलब है जो ट्रांसफरर है जिसे हम इंडोर्सर कहते हैं उसे क्या करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे, राइट। पेमेंट ऑब्वियसली दोनों में कहां से होनी है, क्योंकि यहां 3 ही पार्टी रहेंगी, क्योंकि क्रॉस चेक में ही कलेक्टिंग बैंक आता है, आपको पेमेंट एट द काउंटर ऑफ क्या मिलेगा, ड्रॉई बैंक मिलेगा, राइट। अब क्रॉस चेक की बात करें तो ये क्या है, एक डायरेक्शन देता है, कौन देता है, ड्रॉर देता है, किसको देता है, पेइंग बैंक को, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं कि भैया पैसे ओवर द काउंटर नहीं देने हैं, आपने पेई के कलेक्टिंग बैंक को ही पैसे देने हैं। इससे क्या इंश्योर होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी से रिलेटेड चेक से में ही जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 2-3 चीजें आपको पहले समझनी जरूरी है। चेक का ही कंसेप्ट आगे हम लेंगे, लेकिन देखिए बहुत बार आपको वर्ड एक नजर आता है होल्डर, एक नजर आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। दोनों में फर्क क्या है, पहली बात तो सेक्शन या 8 है या 9 है। होल्डर में बेटा 2 कंडीशन है, सिंपल पीई, पी से आपके पास पोजेशन होना चाहिए एंड ई से इंटाइटलमेंट, जिसका मतलब है हक। जैसे अगर आपको कोई चोरी का गिरा हुआ कोई चेक मिल जाए तो यहां पे आप होल्डर नहीं होंगे, क्योंकि क्या मिसिंग हो गया, इंटाइटलमेंट। लेकिन अगर आपको गिफ्ट से कोई चेक मिल जाए तो इंटाइटलमेंट है, माना कॉन्सिडरेशन नहीं है, स्टिल आप क्या रहेंगे, होल्डर ही रहेंगे। देन अगर आपने, ध्यान दीजिए,
आपने अगर ये चेक अपने किसी एजेंट को, नौकर को, सर्वेंट को दे दिया है, तो उसे हम होल्डर नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके पास भी एंटाइटलमेंट का हक नहीं होता। एंटाइटलमेंट का मतलब है आपका हक, तो हक आप इन्फोर्स कर सकते हैं, जिसका मतलब है आप किसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। और अगर गलती से आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो होल्डर उसको नहीं माना जाता जिसके पास है, क्योंकि जिसके पास है उसके पास क्या नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है। तो होल्डर उसी को माना जाता है जिसका हक था उस समय जब इसका क्या हुआ, गिर गया या चोरी हो गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसे हम शॉर्ट में एचडीसी कहते हैं, 6 कंडीशन है, पहली तो सेम ही रहेंगी, पोजीशन एंड एंटाइटलमेंट। नंबर 3 यहां आ गया जी, कंसीडरेशन। नंबर 4 आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया हो बिफोर मैच्योरिटी। नंबर 5 ये कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। नंबर 6 आपने रिसीव किया है गुड फेथ में, जिसका मतलब हो गया आपने इसे लिया है बोनाफाइड, राइट, मतलब आपको कोई डिफेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको कोई डाउट या सस्पिशन अराइज होता तो आपने उससे रिलेटेड इंक्वायरी करनी है। जैसे एक 2000 का बिल अगर आप 400 रुपए में ले लेते हैं, कौन देगा आपको? तो यहां प्राइमा फेसी इंक्वायरी बनती है, तो आप एचडीसी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका फर्ज था कुछ इंक्वायरी वगैरह करना। एचडीसी होने के बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, हम देखेंगे, एक दो जगह प्रिविलेजेस नहीं है, जिसमें सेक्शन 130 जो चेक से रिलेटेड हम पढ़ेंगे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में, राइट। देन एक इसी से रिलेटेड आप कंसेप्ट और ले सकते हैं, पीडीसी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, सेक्शन नंबर 10 के अंदर आता है। और इसमें 4 कंडीशंस आती हैं कि पेमेंट आपने कर दी है एज पर अपेरेंट टेनोर, इन मनी ओनली, गुड फेथ एंड विदाउट व्हाट, नेग्लिजेंस। लेकिन ध्यान रहे, सेक्शन 10 को आप रेड विद किसके साथ करें, सेक्शन 128 एंड 129। नाउ चेक से रिलेटेड हम पिकअप करेंगे चैप्टर नंबर 14, जो कि क्रॉस चेक पे आता है, सेक्शन 123 से लेके कहां तक, 131A तक। तो क्रॉसिंग के हिसाब से हम 2 क्रॉस चेक कहते हैं, एक को कहते हैं हम जनरल क्रॉसिंग, दूसरे को क्या कहते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग। लेकिन ये क्रॉसिंग 4 में कन्वर्ट हो सकती है। जनरल क्रॉसिंग क्या है, सेक्शन 123 में, स्पेशल है 124 में। जनरल क्रॉसिंग में मस्ट कंडीशन क्या है कि भाई साहब आपने 2 लाइनें मारनी है पैरेलल, जिसे हम ट्रांसवर्स लाइंस कहते हैं, जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में लाइन मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। तो स्पेशल क्रॉसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपने जनरल क्रॉसिंग करी है तो उसमें कलेक्टिंग बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग है तो वहां स्पेशल क्रॉसिंग बनती ही किससे है, कलेक्टिंग बैंक का नाम लिखा हो तभी वो स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। दोनों के पैसे 125 कहता है, पहली बात 125 कहता है क्रॉसिंग कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो ड्राइवर हो, वो होल्डर वगैरह कोई भी कर सकता है, लेकिन दोनों के पैसे किससे मिलेंगे, 126 कहता है कलेक्टिंग बैंक। इसलिए यहां बेटा कितनी पार्टीज क्रिएट होगी, 4। लेकिन जनरल क्रॉसिंग में आपका कोई भी कलेक्टिंग बैंक हो सकता है, जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में सिर्फ क्या होगा, स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंक। जैसे आपने लिख दिया यहां एयू बैंक चेक के ऊपर, तो अंडरस्टूड है पैसे किससे मिलेंगे, एयू बैंक से ही मिलेंगे। जबकि जनरल क्रॉसिंग में आपने सिंपल क्या मारी थी, 2 लाइनें ही मारी थी। लेकिन ध्यान रखिए, चाहे हमने सेक्शन 13 में पढ़ा कि सिर्फ 2 ही चेक हम मानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बेरर एंड ऑर्डर, लेकिन जहां तक क्रॉस चेक है, चाहे जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है, हम ये कहते हैं चेक रिमेन्स व्हाट, नेगोशिएबल, राइट। देन देर आफ्टर 2 क्रॉसिंग और आती हैं, लेकिन ये जनरल और स्पेशल का हिस्सा है। पहली है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ये कहीं एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये बाय कस्टम परंपरा से है। यहां हमने जनरल स्पेशल क्रॉसिंग में क्या किया, बीच में ये वर्ड डाल दिए, देखिए अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली कह लें, राइट। चाहे जनरल, जैसे ये जनरल क्रॉसिंग थी उसके अंदर डाल दिया अकाउंट पे, ये स्पेशल क्रॉसिंग थी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है उसके साथ आपने लिख दिया। तो दरअसल इसका लिखने का एडवांटेज क्या है, ये एक डायरेक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है, ड्रॉर, जिसने चेक जारी किया, किसको डायरेक्शन दे रहा है, कलेक्टिंग बैंक को दे रहा है कि भाई साहब आपने पैसे किसके लिए कलेक्ट करने हैं, सिर्फ पेई जिसका नाम लिखा हुआ है उसी के लिए आपने पैसे लेने हैं, किसी और के लिए नहीं लेने हैं। इसलिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक सिर्फ इसी क्रॉसिंग में नेगोशिएबल नहीं रहता है। दरअसल सीखने वाली चीज ये है, चलिए इसको हम अगले सेक्शन के साथ लेते हैं। ये आ गया एनएन, जिसे हम कहते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसका अलग से सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, 130 इसका सेक्शन है और एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां क्या है, अगेन ये जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग है, लेकिन आपने उसके साथ वर्ड क्या लगा दिया, एनएन या नॉट नेगोशिएबल लिख दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट ये नहीं कि चेक नेगोशिएबल नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, चेक रिमेन्स व्हाट,
नेगोशिएबल, लेकिन इसका इंपैक्ट ये है जो टाइटल है, ऑनरशिप है ट्रांसफरी का, वो सेम रहेगा ट्रांसफरर वाला। दैट मीन्स अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव था तो आपको भी क्या मिलेंगे, सेम डिफेक्ट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ स्टार पॉइंट, यहां पे एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स होने का आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वरना एचडीसी होने के हर जगह क्या है, बेनिफिट है। एनएन में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है या एनएन क्रॉसिंग है तो देखिए सेक्शन 131 कहता है प्रोटेक्शन होती है कलेक्टिंग बैंक को, क्योंकि उसका काम है सिर्फ पे के लिए क्या लेके जाना, पैसे। अगर उसने गुड फेथ में बिना नेग्लिजेंस के पैसे कलेक्ट किया वो कोई लायबल नहीं है। लेकिन अगर आपने अकाउंट पे चेक कोई और पे के लिए पैसे ले गए या एनएन, क्योंकि एनएन में क्या था, टाइटल ट्रांसफरी का बेटर नहीं होगा, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसके ऊपर एक बढ़िया हम केस भी लेते हैं, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी। देयर आफ्टर देखिए स्पेशल क्रॉसिंग हमने कहा था, आपने एक बैंक का नाम लिख दिया। स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ आप एक बार कर सकते हैं, वरना वो इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ किसको अवेलेबल है, कलेक्टिंग बैंक को। और उसका पर्पस क्या होता है, स्पीडी कलेक्शन या एक्सपेडाइट कलेक्शन जो की जा सके पैसे की, किसके लिए, पे के लिए। 128 में है, ये है विद रिगार्ड टू ड्रॉई बैंक, पेइंग बैंक के लिए एक प्रोटेक्शन है। अगर उसने पेमेंट करी है इन ड्यू कोर्स, मतलब बिल्कुल सब कुछ तरीके से करी है, चाहे कोई चोर पैसे ले जाए तो पेइंग बैंक लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर पेइंग बैंक ने पेमेंट करी है आउट ऑफ ड्यू कोर्स, जैसे ओवर काउंटर कर दी या कलेक्टिंग बैंक को पैसे नहीं दिए, ये आउट ऑफ ड्यू कोर्स है, तो स्वाभाविक है 129 में यहां पे जो पे बैंक है वो क्या हो जाएगा, लायबल। देन सेक्शन 131 ए जो आता है, ये कहता है कि भैया सारी प्रोविजंस क्रॉस चेक की किसके ऊपर लगेंगी, बैंक ड्राफ्ट के ऊपर लगेंगी। व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट, सेक्शन 85 ए में है, आता है बैंक ड्राफ्ट। ये एक ऑर्डर है, किसने ड्रॉ किया है, बाय अ ब्रांच ऑफ अ बैंक ओवर अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। तो दैट मीन्स ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए। देन बेटा चेक से रिलेटेड ही हमारे इसके साथ रिलेट करता है चैप्टर नंबर 17 जो 138 से 148 में पढ़ते हैं हम इसे, और ये है डिसऑनर ऑफ चेक होगा तो क्या होगा। देखिए 138 वन ऑफ द वेरी टॉप सेक्शन वी आर हैविंग कि डिसऑनर होने पे लायबिलिटी सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान रखिएगा ड्रॉर ओनली की है। दैट मींस अगर आपको किसी ने चेक दिया, आपने आगे किसी को दिया, वो बाउंस होता है तो आप लायबल नहीं रहेंगे चेक के लिए, आप डेट के लिए लायबल रहेंगे, क्योंकि लायबल सिर्फ वही रहेगा जिसका चेक के ऊपर क्या है, एज ए ड्रॉर सिग्नेचर है। दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ मुल्ला फिरोज वर्सेस सोमाया जुलू। आपकी पेनल्टी क्या है बाउंस होने पे ड्रॉ की, वो है आपको जेल हो सकती है मैक्सिमम 2 साल की, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और क्या हो सकता है, बोथ हो सकता है। लेकिन 5 कंडीशंस हैं। पहली आती है कि आपने चेक दिया है, या सिंपल भाषा में कह लीजिए कंसीडरेशन इज मस्ट, मतलब मुफ्त में चेक नहीं दिया, आपने कोई ना कोई क्या पे करनी थी, डेट और लायबिलिटी देनी थी। और ध्यान दीजिएगा चेक के केस में जो कॉलम आप फिल करते हैं आप ये नहीं लिखते हैं चेक किस लिए दिया है, इसलिए कंसीडरेशन हमेशा प्रिज्यूम की जाती है इन फेवर ऑफ व्हाट, होल्डर। यह है सेक्शन 139। सेकंड कंडीशन है डिसऑनर का ग्राउंड सिर्फ एक होगा, इनसफिशिएंसी। लेकिन इनसफिशिएंसी में हम 3 चीजें और एड ऑन करते हैं, ये है स्टॉप पेमेंट, रॉन्ग सिग्नेचर या क्लोजर ऑफ अकाउंट। देन चेक का एक वैलिडिटी पीरियड है 3 महीने का, वरना चेक क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। इसलिए कंडीशन है आपने चेक प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, राइट। और आप अगेन एंड अगेन प्रेजेंट कर सकते हैं, बट कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस फॉर व्हाट, वन ऑफेंस हेल्ड इन द केस ऑफ सदानंदन भाद्रन वर्सेस माधवन सुनील कुमार। फोर्थ है जो पेई है, होल्डर है, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले, वो ड्रॉर को एक नोटिस देगा 30 दिन के भीतर जब उसे बैंक ने इंटीमेट कर दिया जी डिसऑनर हो गया, और अगले 15 दिन में ड्रॉर ने क्या देने होते हैं, पैसे देने होते हैं। अगर वो 15 दिन में पैसे नहीं देगा तभी 138 की आपके ऊपर क्या लगने वाली है, लायबिलिटी लगने वाली है। और ये लायबिलिटी तभी लगेगी जब केस किया जाएगा। केस कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 142। देन देखिए क्योंकि हमने कहा ग्राउंड सिर्फ एक है डिसऑनर, और उसका रीजन क्या बताया था हमने, सिर्फ इनसफिशिएंसी, इसलिए 140 सेक्शन इसको रेड विद करना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं है ड्रॉर के लिए कि उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर, भाई मुझे नहीं मालूम था डिसऑनर हो जाएगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे हमने कहा आपने प्रेजेंट करना 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन कई बार होता है हम 2 महीने के अंदर भी प्रेजेंट करें तो वैसे तो वैलिडिटी पीरियड है, लेकिन इसके ऊपर एक आता है सेक्शन 84 अनरीजनेबल डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, मतलब 2 महीने के बाद प्रेजेंट किया, लेकिन हो क्या सकता है 2 महीने तक कोई चेक नहीं रखता, लेकिन इस दौरान हो सकता है कि भाई साहब जो पेई बैंक है वो क्या हो जाए, इस दौरान इंसॉल्वेंट हो जाए।
इसलिए यहां पे एक रेमेडी, एक रिलीफ दिया गया है ड्रॉर को कि भाई साहब अनरीजनेबल डिले किया है इन प्रेजेंटिंग चेक, तो इससे क्या होगा, ड्रॉर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। जो ड्रॉर है वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये लिखा है ड्रॉर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स पे, क्योंकि डिले अनरीजनेबल है। और व्हाट इज रीजनेबल और नॉट, कहता है ये डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर। ये बढ़िया पॉइंट है, याद रखें। नंबर 1 नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 यूसेज ऑफ ट्रेड या बैंकर, एंड नंबर 3 फैक्ट्स ऑफ ईच केस। सिर्फ आपके पास रेमेडी एज ए पे ये है कि अब आप बैंक के लिए क्रेडिटर हो जाएंगे और जितना प्रोपोर्शनली पैसा मिल सकता है वो आप उससे अवेल कर सकते हैं। नाउ कई बार क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी ने चेक इशू किया तो उसी के ऊपर सेक्शन 141 आता है, ऑफेंस बाय कंपनी। अब कंपनी इंसान तो है नहीं, जेल कैसे भेजेंगे, तो इसलिए हमने कहा लायबिलिटी ऑफ कंपनी भी होगी एंड साथ में डीम लायबिलिटी। बहुत बढ़िया पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पर्सन इन चार्ज ऑफ अफेयर्स या कह लीजिए जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट के लिए, उसकी भी लायबिलिटी उस इंसान की होगी। साथ में कहता है इसके अंदर क्या आ जाएगा, एमएसडीओ, महेंद्र सिंह धोनियो, मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ऑफिसर, अगर ये भी इन्वॉल्व है किस चीज में, कनाइवेंस, मतलब इनकी मिली भगत है, इनका फ्रॉड है, तो ये भी लायबल हो सकते हैं। ये बच सकते हैं अगर ये प्रूव करें कि इन्होंने पूरा जो चेक जारी हुआ विदाउट देयर नॉलेज हुआ है और दे हैव एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। लायबिलिटी का नीचे ज्वाइंट एंड सेवरल रहेगा और एग्जम्पशन है फ्रॉम लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू नॉमिनी डायरेक्टर्स। किसके नॉमिनी डायरेक्टर्स के, सरकार के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय व्हाट, गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक्शन 141 सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बना है, इसके अंदर फर्म भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी आता है। इसलिए जहां जहां वर्ड देखिए, जैसे हमने डायरेक्टर इस्तेमाल किया तो स्वाभाविक है, अगर फर्म है तो पार्टनर आएंगे, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो क्या आएंगे, मेंबर्स भी आएंगे। अब जैसे हमने कहा 138 में 5 कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी थी, जेल सीधी नहीं होती, उसके लिए केस करना पड़ता है, उसके ऊपर आता है सेक्शन 142 और सब सेक्शन 1 कहता है कोग्निजांस, मतलब कौन सी कोर्ट में आप केस करेंगे। तो कोर्ट जो होगी वो बेटा कम से कम होगी एमएम या जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। इसके लिए जो पेई है वो कंप्लेंट राइटिंग में करेगा और उसके लिए समय है 1 महीना, और 1 महीना कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 138 के 5वें पॉइंट के 15 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बाद स्टार्ट होगा। लेकिन यहां कोर्ट के द्वारा आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, किस पे, सफिशिएंट कोज पे। देन अगला प्रश्न आता है सबसेक्शन 2 के अंदर कि आप केस कहां करेंगे, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। देखिए क्रॉस चेक है तो हमने केस सिंपल कहां करना है, जहां कलेक्टिंग बैंक की ब्रांच है, और अनक्रॉस चेक है तो सिंपल आंसर है जहां पेइंग बैंक की ब्रांच है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। इसके बाद एक समरी ट्रायल हो सकता है, समरी नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीफ में ट्रायल, फटाफट ट्रायल ये किया जा सकता है और यहां डेली बेसिस पे आपका कोर्ट केस चलेगा। इसलिए कोर्ट अगर एडजर्न करता है बियॉन्ड फॉलोइंग डे, राइट, तो कोर्ट को इवन रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि आपने डे टू डे बेसिस के ऊपर ये ट्रायल करना होता है और एंडेवर, एक एफर्ट लगाना होता है कोर्ट की तरफ से कि ट्रायल कंप्लीट हो 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन कंप्लेंट जारी की गई है। और केस देखिए वही चलेगा एमएम जेएम फर्स्ट क्लास के पास, लेकिन एक प्रोविजो है यहां मैक्सिमम जेल आपको 1 साल की होगी, फाइन 5,000 रुपए। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है जेल या फाइन आपको ज्यादा होना चाहिए, कभी भी लगे एट कमेंसमेंट या ड्यूरिंग द ट्रायल, तो वो इसके लिए एक रीजंस रिकॉर्ड करेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा, गवाहों को दोबारा बुलाया जाएगा और हेयर और रीहेयर द केस वो कर सकते हैं। देयर आफ्टर सेक्शन 143A को आप रेड विद करें सेक्शन 148। 143A क्या कहता है कि कोर्ट की पावर है वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं जब तक केस चल रहा है कि ड्रॉर को क्या देना पड़ेगा, इंटरिम कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पेई को। इस चाहे कहता केस कैसे चल रहा है, चाहे समरी ट्रायल है, समन्स ट्रायल है या इन एनी अदर केस, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना देना है ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट देना। और कितने टाइम में देना है, 60 दिन के अंदर देना है, जिस दिन कोर्ट ने डायरेक्शन दी। लेकिन कोर्ट 30 दिन का आपको क्या दे सकता है, एक्सटेंशन। लेकिन हो सकता है ड्रॉर केस जीत जाए, इन दैट सिचुएशन आपको उसका पैसा रिफंड करना होगा अगर वो एक्विट हो जाता है, और विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। समय वही है जैसे कोर्ट का एक्विटल का ऑर्डर है 60 दिन प्लस एक्सटेंशन में। और ब्याज का रेट क्या होगा जो आरबीआई ने पब्लिश किया एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। देन अगर आप ये इंटरिम कॉम्पनसेशन का पैसा नहीं देते हैं तो आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं आपके ऊपर लगाई जाएंगी, राइट। इसके बाद 148 क्या कहता है, हो सकता है ड्रॉर केस हार जाए लेकिन वो क्या कर दे, वो अपील कर दे ऊपर वाली कोर्ट में अगेंस्ट द कन्विक्शन। तो 148 बनाया गया है कि अगर अपील भी कर दी है तो अपीलेट कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर दे सकता है ड्रॉर को, दैट मींस अपीलेंट को, कि भाई साहब आप
20%, ध्यान रखिएगा यहाँ वर्ड है मिनिमम, कम से कम 20% जो आपके ऊपर 143A के अंदर फाइन लगाया गया या कॉम्पनसेशन जो अवार्ड किया गया वो आपको देना होगा। और ये पैसा इन एडिशन टू इंटरिम कॉम्पनसेशन होगा। टाइम वही है 60 + 30 दिन के अंदर। और कोर्ट के अंदर ये जमा करवाना होता है और कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे ये पैसा किसको दे सकता है, ये कि रिलीज कर दिया जाए ये पैसा किसको, पेई को। और अगर यहां पे भी अगर अपना ड्रॉर एक्विट हो जाता है तो उसको पैसे वापस मिलेंगे 60 + 30 दिन के अंदर, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ने पब्लिश किया एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए सेक्शन 144, 146 ये स्टडी मैट में नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, बस मैं उसी की बात करूंगा, बिल्कुल स्टडी मैट के मुताबिक चलेंगे। 147 आता है सेक्शन ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल, जिसका मतलब है नेगोशिएबल एक्ट का जो ऑफेंस है, जैसे डिसऑनर हुआ, आप उसका कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कोर्ट में केस चलने के दौरान भी, ताकि वो केस खत्म किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स को हम कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी जो हम पहले पढ़ा है, बेरर ऑर्डर, या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पेमेंट एंड अदर्स। तो आइए इसमें से कुछ देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं सेक्शन 11 में, जिसमें 2 कंडीशन है। एक को आप ऐसा याद रखिए 1 and 2, और दूसरी है अगर 2 नहीं सेटिस्फाई होती तो 1 and क्या ले सकते हैं आप, क्योंकि और वर्ड डाला 3 ले सकते हैं। पहली कंडीशन है मेड इन इंडिया, दूसरी है पेबल इन इंडिया, लेकिन अगर पेबल इन इंडिया ना हो तो ड्रॉन अपॉन क्या हो, परी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कब हो जाता है सेक्शन 12 में, आंसर इज वेरी सिंपल, अगर इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देयर आफ्टर इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं सेक्शन 20 में, जिसके अंदर आती हैं 4 चीजें निकल के। देखिए इनक्वाइट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट जिससे रिलेटेड होगा, या तो आपने डेट नहीं लिखी, या आपने पे का नाम नहीं लिखा, या अमाउंट नहीं फिल किया। यहां 4 कंडीशंस हैं। एसडी से आई, एस से आपने क्या किए हैं, साइन किया है, डिलीवरी है, और एस से स्टैंप, लेकिन स्टैंप देखिए नोट एंड बिल में होता है, एंड आई से इनकम्प्लीट, मैंने पहले ही आपको बता दिया। सो सेक्शन 17 में हम पढ़ते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस का मतलब है मीनिंग क्लियर नहीं है। यहां पे 4 अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ये ध्यान रखें। या तो अनसर्टेनिटी है, वर्ड्स में पता ही नहीं चल रहा नोट या बिल है, तो आपकी ऑप्शन होती है इसे जो मर्जी ट्रीट कर लें, लेकिन बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। या ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, सेम पर्सन है, या ड्रॉई क्या है, फिक्टिशियस है, या ड्रॉई क्या है बेटा, इनकॉम्पिटेंट है। देन सेक्शन नंबर 42 फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट। देखा जाए तो ये चैप्टर 3 में है, कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन स्टडी मैट के अंदर ये डाल रखा है, तो इसको भी आप प्लीज, आपको पता होना चाहिए। फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट, फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट कहता है कब होगा, या तो ड्रॉर या पे या बोथ क्या है, फिक्टिशियस है। तो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन पेबल टू ड्रॉर्स ऑर्डर हुज नेम इज फिक्टिशियस, की ड्रॉर क्या है, फिक्टिशियस है, एंड इज इंडोर्स्ड बाय द सेम हैंड एज ड्रॉ सिग्नेचर, जिसका मतलब है वो फिक्टिशियस है, तो बनाते समय उसने साइन किए होंगे, तो आगे इंडोर्स किया है, तो उसी फिक्टिशियस आदमी ने आगे क्या कर दिया है, इंडोर्स कर दिया है। यहां पे एक्सेप्टर अपनी लायबिलिटी नहीं अवॉइड कर सकता टुवर्ड्स एचडीसी, ये कहते हुए कि ड्रॉर या इंडोर्सर जो कि खुद ड्रॉर है वो फिक्टिशियस है। तो ये दरअसल किसका काम करता है, ये काम करता है ये पॉइंट कि ये एचडीसी का क्या है, प्रिविलेज है, चाहे फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट है, आप एज ए एक्सेप्टर आपको उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके बाद बेटा जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, मोटा मोटा कहें सेक्शन 19 से 25 में आता है। 22 में हम पढ़ते हैं मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब है ड्यू डेट फॉर पेमेंट। देखिए टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो 3 दिन आपने क्या डाले हैं, ग्रेस के डाले हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो इमीडिएटली पेबल है। टाइम मतलब कुछ समय के बाद। चेक हमेशा ध्यान रखें, हमने सेक्शन 6 में भी पढ़ा है, वो ऑलवेज पेबल ऑन क्या होता है, डिमांड होता है, जबकि टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ समय के बाद ही होगा। और टाइम इंस्ट्रूमेंट किस चीज में लगेगा, डेट इज नोट एंड बिल के केस में। सो इसलिए प्रोमिस नोट और बिल के केस में मैंने ये लिखा है कि वो डिमांड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, टाइम। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होता है, सेक्शन 19 कहता है आपने टाइम नहीं लिखा है, या सेक्शन 21 3 चीजें कहता है, आपने वर्ड सीधा सीधा क्या लिख दिया, ऑन डिमांड, या वर्ड क्या लिखा है, एट साइट, या क्या लिखा है, वर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट। नाउ सेक्शन 21 के अंदर टाइम इंस्ट्रूमेंट के 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक, पेबल आफ्टर फिक्स पीरियड से 3 महीने, ऑन अ स्पेसिफाइड डे से 15 दिन के बाद, पेबल आफ्टर श्योर इवेंट जैसे मिस्टर एक्स की डेथ के 10 दिन के बाद, एंड नंबर 4 पेबल आफ्टर साइट। ध्यान रखिएगा आफ्टर साइट का मतलब बिल में होता है, आपने काउंटिंग करनी है एक्सेप्टेंस के बाद, ना कि जिस दिन बिल बना है। और जबकि नोट के केस में इसका मतलब होता है
कि भैया आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट मींस जिस दिन आपने मेकर को दिया है ताकि वो डिटरमिन क्या कर सके, ड्यू डेट। इसके बाद टाइम इंस्ट्रूमेंट में हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, उसके रूल्स हैं। सेक्शन 23 कहता है अगर पेबल आफ्टर सो मेनी मंथ्स है तो ध्यान दीजिएगा हमने कॉरेस्पॉन्डिंग डे लेना है, जिसका मतलब क्या हो गया, अगर बिल बना है 1 जनवरी को तो 3 महीने 31 हम मार्च को नहीं लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस डालिए। लेकिन अगर किसी महीने का कॉरेस्पॉन्डिंग डे नहीं है तो आपने क्या लेके चलना है, लास्ट डे ऑफ मंथ लेके चलना है। दैट मीन्स अगर 28 फेब का मान लीजिए 31 जनवरी का अगर बिल बना है 1 महीने का तो 31 फेब नहीं होती है, 28 फेब में 3 दिन ऐड कीजिए, 3 मार्च क्या आ गया आपका आंसर। सेक्शन 24 है अगर पेबल आफ्टर सो मेनी डेज है तो ध्यान दीजिए हमें एक्सक्लूड करना है डेट ऑफ ड्रॉल। जैसे अगर 15 दिन का इंस्ट्रूमेंट बना है 1 जनवरी को तो आपने काउंटिंग 2 जनवरी से करनी है, उसके बाद 3 दिन ग्रेस डाल देने हैं। 25 डील करता है हॉलीडे के ऊपर। अगर पब्लिक हॉलीडे है जिसका मतलब है सरकार की तरफ से पहले ही ऑफिशियल गैजेट में बता रखा है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर या संडेज, तो आपने पिछला दिन लेना है, वर्किंग पिछला दिन, प्रीसीडिंग। जबकि सडन हॉलीडे है जैसे किसी लीडर की डेथ होगी तो आपने क्या लेना है, सक्सीडिंग डे या जिसे आप कहेंगे नेक्स्ट बिजनेस डे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है एक वर्डिंग कि एक इंस्ट्रूमेंट बना है 10,000 रुपए का बना है, पेबल आफ्टर 3 मंथ से, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, राइट। अगर किसी व्यक्ति वगैरह का नाम नहीं दे रखा तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि भैया वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एक तरह से बेरर की नेचर में हो गया। तो पता ये होना चाहिए प्रोमिसरी नोट कभी भी बेरर नहीं बना सकते हैं, ये आरबीआई का एक्ट कहता है सिर्फ 2 लोग ही बना सकते हैं, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कभी भी बेरर नहीं होगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ क्या नहीं हो सकता, कांट बी बेरर पेबल ऑन डिमांड, मतलब बेरर हो सकता है लेकिन वो सिर्फ कौन से वाला होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा, डिमांड वाला नहीं हो सकता। तो ये पक्का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर बेटा 4 नेगोशिएशन, सेक्शन 46 से 60। लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं साथ में रेड विद करते हैं सेक्शन 14, 15 एंड 16 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो दरअसल नेगोशिएशन करें उससे पहले आप देखिए इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मीनिंग हम देखते हैं सेक्शन 15 के अंदर कि इंडोर्समेंट कौन करेगा। देखिए पहली बात है होल्डर, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वही इंडोर्समेंट करेगा, या मेकर। लेकिन ध्यान रखना यहां जब मेकर लिखा जाता है, मेकर का मतलब ये नहीं जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो तो मेकर है ही है, लेकिन आप बात इंडोर्समेंट की कर रहे हैं तो यहां मेकर क्या बन गया, एक तरह से इंडोर्सर। तो सबसे पहले इंडोर्समेंट करेगा भी कौन, मेकर। उसके बाद किसी भी आदमी को आप क्या कह सकते हैं, होल्डर करेगा। कैसे करनी है, 2 बातें। एसडी, एस से मतलब आप सिग्नेचर करेंगे, कहां करेंगे, ऑन फेस, बैक और ऑन एक स्पेशल स्लिप अटैच जिसे हम कहते हैं अलॉन्जे, एंड फॉलोड बाय व्हाट, डिलीवरी। डिलीवरी तो आपने करनी है जिसका जिक्र हमने 46 में पहले भी किया था। तो देखिए पर्पस क्या है आपका एंडोर्समेंट करने का, ऑब्वियसली नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हैं। पार्टीज मैंने बता दिया, इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। पर्सन मेकिंग इंडोर्सर, पर्सन टू होम इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्सी। ऑर्डर ऑफ जो इंडोर्समेंट है, क्योंकि इंडोर्समेंट कई हो सकती हैं, क्योंकि हमने कहा था कोई लिमिट नहीं होती ट्रांसफरेबिलिटी पे, जितने मर्जी टाइम आप कीजिए। तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए अगर हम इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, अगर साफ दिख रहा है जैसे कि एक्स अगर मेकर है, एक्स से ए फिर बी एंड सी, तो हमें ऑर्डर नजर आ रहा है, एक्स से ए फिर बी एंड फिर सी, ये वही क्या हुई हैं, आपकी इंडोर्समेंट्स हुई हैं। अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड, मतलब अगर आप कहते हो कि यहां पे सी पहले है इस चेन में तो उसे साबित करना पड़ेगा। देन सेक्शन नंबर 51 आता है बेटा, इंडोर्समेंट कौन कर सकता है या नेगोशिएट कौन करेगा। सेम वैसे ही आंसर है जो 15 में आपने पढ़ा, नेचुरल है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। तो जिसके पास होगा तो आप नेचुरल है उसे क्या कहेंगे, होल्डर ही कहेंगे, राइट। लेकिन जैसे हमने ऊपर भी कहा 15 में मेकर कह लीजिए, क्योंकि मेकर आ गया, नोट में आ गया, बिल में आ गया, इवन चाहे ड्रॉर कह लीजिए, क्योंकि ड्रॉर वर्ड हम बिल में भी इस्तेमाल करते हैं, चेक में भी इस्तेमाल करते हैं, पेई कह लीजिए या इंडोर्सी कह लीजिए, घूम फिर के ये क्या है, होल्डर ही है। अगर इनके पास क्या है, लॉफुल पोजेशन है, जिसका मतलब है इनका हक है उसके ऊपर। और हमने सेक्शन 8 में देखिए क्लियरली पढ़ा भी था, होल्डर का मतलब क्या होता है, पोजेशन प्लस एंटाइटलमेंट। तो आप आगे क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट या इंडोर्समेंट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा एज ए होल्डर आप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसे आप ज्वाइंट या सेवरल कहते हैं। सेक्शन 14 में आता है नेगोशिएशन वर्ड। कहता है जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तीनों में से कोई भी नोट हो, बिल या चेक हो, आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और आदमी को, टू एनी पर्सन, सो एज, ये लाइन आपको थोड़ी याद रखनी पड़ती है, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द अदर पर्सन एज होल्डर देयर ऑफ। कि भैया आप क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन तो नेचुरल है, दूसरा आदमी क्या बन सके, होल्डर बन सके। और होल्डर का मतलब ही क्या था, उसे क्या मिल जाए, एंटाइटलमेंट, राइट।
देर आफ्टर बेटा प्रश्न बनता है टाइप्स किस चीज की, इंडोर्समेंट की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 रेड विद सेक्शन नंबर 54, जिसे हम कहते हैं, जिसका हम नाम देते हैं जर्नल एंड आपका ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो बेटा इसमें सेक्शन नंबर 16 में हम ये कहते हैं कि एंडोर्सर ने क्या करी, एंडोर्समेंट करी। कैसे करी, साइन किया, डिलीवरी करी। स्वाभाविक है आप एंडोर्सी का क्या भरेंगे, उसके अंदर नाम भरेंगे, लेकिन जब आप एंडोर्सी का नाम नहीं भरते हैं, विदाउट नेम ऑफ एंडोर्सी, इसे कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपने एंडोर्सी का नाम नहीं भरा, हम सेक्शन 13 में पहले भी पढ़ाए थे, बेरर इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, बेरर इन नेचर हो गया, क्योंकि आगे से आगे आप क्या कर सकते हैं, बाय मेयर डिलीवरी आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, करेक्टर चेंज हो गया। हो सकता है पहले इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर था, एंडोर्सी का नाम नहीं भरा, तो इट बिकम्स व्हाट, बेरर इन नेचर। और ये चीज जो कहता है, ये कहता है सेक्शन नंबर कौन सा, 54, कि एक तरह से करेक्टर इंस्ट्रूमेंट का चेंज हो गया। देन सेम सेक्शन इसमें हम पढ़ते हैं फुल स्पेशल एंडोर्समेंट, जिसका मतलब है आपने एंडोर्सी का नाम भरा है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, यहां इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इन नेचर रहेगा, पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। देर आफ्टर सेक्शन 50 में हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। बच्चे एक भयंकर गलती करते हैं। देखिए हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते इंस्ट्रूमेंट बनाते समय, क्योंकि हम पहले ही पढ़ाए थे अनकंडीशनल, आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते। सिर्फ 2 एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने सेक्शन 4 एंड 5 में, एक टाइम ऑफ पेमेंट, दूसरा क्या था बेटे, पेमेंट ऑन हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट। ये एंडोर्समेंट में आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या लगाई है आपने, पेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर कहो या स्पेसिफाइड, मीन्स ये पैसे सिर्फ इस आदमी को मिलेंगे। दैट मीन्स ये आदमी अब आगे क्या नहीं कर सकता, नेगोशिएशन कहीं एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लूड्स फॉर द राइट ऑफ नेगोशिएशन। जहां मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवाई थी, 4 पॉजिटिव थी, जैसे आपने कहा पे टू सी ओनली, पता चल गया पैसे सिर्फ सी को मिलेंगे, आगे किसी और को नहीं जा सकता। या मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी, एक ही बात है। या पे सी फॉर माई यूज, या पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी। 4 इलस्ट्रेशन आपको ये टिप्स पे लेके चलनी है कि इस तरह की कोई इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में आ जाए, ये रिस्ट्रिक्टिव है, इसके अलावा कुछ लिखा हो, समझ लो वो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट नहीं है। देर आफ्टर सेक्शन नंबर 52 के अंदर हम पढ़ते हैं, ये है कंडीशनल एंडोर्समेंट। यहां हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन में क्या था, अब फर्दर नेगोशिएशन हो ही नहीं पाएगी। ये कंडीशन कहीं या क्वालिफिकेशन कहीं 4 तरह की है। सेंस रिकोर्स, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं यहां आना ना दोबारा, जिसका मतलब है एंडोर्सर ने अपने आप को रिलीव कर लिया है इंटायर लायबिलिटी से टुवर्ड सब्सिक्वेंट पार्टीज। बिकॉज एक चीज ध्यान रखें, एज पर सेक्शन 36 हर प्रायर पार्टी लायबल होता है टुवर्ड सब्सिक्वेंट पार्टी। जैसे मैंने बेस एग्जांपल दिया था आपको बिल में, एक्स वाई डॉट वाई, एक्स ने आगे एंडोर्समेंट करी ए, फिर बी, फिर सी। तो सी जो है उसने पैसे लेने हैं, ड्यू डेट पे अगर वाई पैसे नहीं देगा तो सी किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, बी ए से ले सकता है। लेकिन जो भी कोई एंडोर्समेंट हुई, जैसे मान लीजिए अगर एंडोर्समेंट करी है ए ने करी है और ए ने लिख दिया सेंस रिकॉर्ड्स, इसका मतलब है ए कह रहा है मिस्टर बी अगर तेरे को पैसे ले ले तुझसे सी, तो मेरे पास तुम आ नहीं सकते। देन सेंस फ्रेज में क्या है, एंडोर्सर अपने आप को रिलीव कर रहा है, लेकिन इंटायर लायबिलिटी से रिलीव नहीं कर रहा, बट फ्रॉम एक्सपेंसेस विच मे बी इनकर्ड टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टीज। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का बिल है और उसके ऊपर 100 रुपए के क्या लगे, नोटिंग चार्जेस। तो यहां पे एज अ सी आप बी से सिर्फ कितना ले पाएंगे, अगर 1000 रुपए का बिल था वो ले सकते हो, लेकिन आप नोटिंग चार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि उसने अपने आप को रिलीव किससे किया है, एक्सपेंसेस से किया है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट देखिए ये बेनिफिशियल है किसके लिए, एंडोर्सी के लिए। यहां एंडोर्सर ने अपने कुछ राइट्स क्या कर दिए हैं, वेव कर दिए हैं। जैसे क्या करना होता है, हर सब्सिक्वेंट पार्टी को डिसऑनर पे प्रायर पार्टी को नोटिस देना होता है। तो यहां पे एग्जांपल यही है, नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या हो गया, वेव हो गया। एक है कॉन्टिजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट, जिसका मतलब है आपने एंडोर्समेंट करी है लेकिन एक कंडीशन डाली कि पेमेंट होगी ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। जैसे आपने कहा अगर शाहरुख खान दिल्ली आया तो पैसे मिलेंगे। देन आपने कहा अगर शिप अराइव हो गया तो ही आपको पैसे मिलेंगे। नेचुरल है, कुछ शाहरुख से कोई परफॉर्मेंस लेनी होगी या शिप से कोई सामान आना होगा, इसलिए आपने एंडोर्समेंट करी है, बट क्या लगाई है उसके ऊपर, एक कंडीशन, राइट। देन लास्ट में आता है बेटा सेक्शन नंबर आपका 56 पार्शियल एंडोर्समेंट। देखिए अगर 1000 रुपए का बिल है, आप 600 रुपए का एंडोर्स नहीं कर सकते, पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड होती है। लेकिन मान लीजिए जिस आदमी की प्राइमरी लायबिलिटी है, 1000 में से उसने 400 रुपए दे दिए हैं और बिल के ऊपर लिख दिया जाता है कि 400 आ चुके हैं, तो अंडरस्टूड है वो बिल हुई कितने का गया, 600 का। तो अब आप उसकी एंडोर्समेंट कर सकते हैं, तब वो वैलिड हो सकता है इफ द फैक्ट कि इतने पैसे आ चुके हैं, बैलेंस के लिए हम एंडोर्स कर रहे हैं।
इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट याद रखें, नेगोशिएशन बैक, जिसे हम कहते हैं सर्किट ऑफ एक्शन, जिसे कहते हैं सर्कल कंप्लीट हो गया। जैसे वही हमारा बेसिक एग्जांपल XY ABC, लेकिन ABC के बाद फिर से A आ गया, मतलब A ने इंडोर्स किया था लेकिन वो दोबारा से फिर से क्या हो गया, होल्डर हो गया। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो इंटरमीडिएट पार्टीज हैं B एंड C, वो क्या हो जाएंगी बेटे, डिस्चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि हर प्रायर पार्टी लायबल होती है किसकी तरफ, सब्सिक्वेंट। तो अगर इसलिए A C से पैसे लेगा, C B से लेगा, फिर B A को फिर पकड़ लेगा, इसलिए कोई सेंस नहीं है। इसलिए B C यहां से क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, इंटरमीडिएट पार्टीज हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर पहली बार इंडोर्समेंट करते समय A ने क्या कर दी हो, सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट करी हो। देन कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और सेक्शन 47 हम पहले भी देखा थे बेरर इंस्ट्रूमेंट में। फिर से नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है सिर्फ डिलीवरी, और ये कहां पॉसिबल होता है, सिर्फ बेरर इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन पक्का याद रखिएगा, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हुआ विद कंडीशन दैट नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन अ सर्टेन इवेंट, मतलब कि भैया कि हम डिलीवर कर रहे हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक क्या ना हो जाए, एक सर्टेन इवेंट ना हो जाए। जैसे यहां पे हमारी दो इलस्ट्रेशन है, इनको पक्का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे ए एक होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू बेरर है, उसने दिया है अपने एजेंट को कि भैया रख ले, राइट, टू कीप इट फॉर बी, द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड। तो यहां आपने अपने एजेंट को दिया है कि भैया रख ले, तो ऑब्वियसली और ये आपने किसको दिया है, आप थे ए, ये ध्यान रखिएगा, ए है आप, राइट, आप थे होल्डर, आपने डिलीवर किया है, किसको दिया है, ए का एजेंट नहीं है, प्लीज ध्यान रखना इलस्ट्रेशन में किसका एजेंट है, बी का है। तो अंडरस्टूड है ये क्या हो गई, नेगोशिएशन हो गई, किसको हो गई, ऑब्वियसली बी को। लेकिन सेकंड इलस्ट्रेशन देखिएगा जहां पे आपको ये कंडीशन वाला एक पॉइंट और अच्छा लगेगा। मान लीजिए ए अगेन एक होल्डर है, इंस्ट्रूमेंट बेरर है, और मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट ए के बैंक के पास पड़ा है, साथ में वो जो बैंक है वो बी का भी बैंक है। यहां मान लीजिए ए ने एक इंस्ट्रक्शन दी अपने बैंक को कि भाई साहब ये पैसे आप बी के क्रेडिट में डाल दीजिए, बैंक ने बिल्कुल ऐसा कर दिया। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, एक तरह से बैंक यहां पे क्या था, बी का एजेंट था, तो हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट यहां क्या हो गया, नेगोशिएट हो गया है। लेकिन फिर से एक बार एक्सेप्शन देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप में एक टेंडेंसी रहेगी सेक्शन को हल्के में लेने की, क्योंकि आप इजी लेके चलते हो कि 47 क्या है, बेरर इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन कैसे होगी, बाय मेयर डिलीवरी होगी। लेकिन देखिए कि एक्सेप्शन था, नहीं होगा अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में क्या डाल दिए, कंडीशन कि इसका इंपैक्ट नहीं होगा जब तक एक इवेंट ना हो जाए। जैसे ये मेरा एग्जांपल देखिए कि जैसे आपने कहा कि भैया नेगोशिएशन तभी होगी व्हेन गुड्स डिलीवर्ड एट व्हाट, डेस्टिनेशन, कि जब तक सामान नहीं मिल जाएगा हम नहीं मान के चलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की क्या हुई है, नेगोशिएशन। तो आप इस तरह से एक कंडीशन डाल सकते हैं। 48 में हमने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बात की थी कि उसमें क्या होगा कि एंडोर्समेंट के साथ साथ आपको क्या करनी होगी, डिलीवरी करनी होगी, मीन साइन करना होता है। तो उसे कहते हैं हम नेगोशिएशन बाय व्हाट, डिलीवरी नहीं इंडोर्समेंट, क्योंकि पहले आपको साइन भी चाहिए। और ये किस केस में एप्लीकेबल होता है, नेचुरल बेटे कौन से में, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होता है, कि जहां आपको क्या करना होगा, सेक्शन 15 हम पढ़ के आए, साथ में साइन करने पड़ेंगे। 57 में हम क्या पढ़ते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उसने आगे इंडोर्समेंट करनी थी, लेकिन वो डिलीवरी करता उससे पहले उसकी होगी मौत होगी, तो इस आदमी को कहते हैं डिजीज्ड, राइट। लेकिन इसने अभी तक अगले को डिलीवरी नहीं किया था, माना उसने इंडोर्समेंट कर दी, जिसका मतलब हो गया उसने साइन कर दिए थे। प्रश्न, क्या उसके घर वाले, जिसे हम क्या कहेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो थर्ड पार्टी को सिंपल पकड़ा सकते हैं? लॉ अंडर 57 कहता है नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बाय डिलीवरी ओनली नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन इंडोर्स्ड बाय द डिजीज, बट अभी तक क्या नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ। देर आफ्टर सेक्शन 60 हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल कब तक रहता है, टिल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। नेचुरल सी बात है, इंस्ट्रूमेंट की एक तरह से वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक उसकी क्या ना हो जाए, पेमेंट ना हो जाए। कहने का मतलब है आफ्टर सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन आप उसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन यहां ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा क्या था, एक्सेप्ट बाय द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर आफ्टर मेच्योरिटी, वो एक एक्सेप्शन अलग से है, बट अदरवाइज सिंपल है, टिल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। देन कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक से फुल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका प्रोसीजर हम पढ़ते हैं 49 में, और इसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 55 के अंदर। 49 में हम सिंपल पढ़ते हैं ब्लैंक से फुल करना है, तो आपने क्या करना है, आप जो होल्डर है आप इंडोर्सी का क्या कर दीजिए, नाम भर दीजिए। क्या आपने कोई साइन करने हैं? बिल्कुल नहीं साइन करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइन किसने किए हुए, इंडोर्सर ने, बस वहां पे आपने अपना क्या भरना था, नाम भरना था।
और 55 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों है? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है, इसे ध्यान रखिएगा, पेपर में आ भी सकता है और थोड़ा टेक्निकल भी रहेगा। कहता अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले इंडोर्स हुआ था ब्लैंक में, बाद में कन्वर्ट किस में हुआ है? फुल। कहता अमाउंट ऑफ इट कैंट बी क्लेम्ड फ्रॉम इंडोर्सर इन फुल से आप पैसा नहीं ले सकते, सिर्फ वही आदमी ले सकता है टू whom इट हैज बीन इंडोर्स्ड इन फुल। जैसे ये एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे वही हमारा बेस एग्जाम्पल एक्स वाई ने आगे ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने आगे किसको दिया? सी को दिया। तो हम कह रहे हैं ब्लैंक से अगर आप फुल करोगे, अमाउंट ऑफ इट कांट बी क्लेम्ड फ्रॉम इंडोर्सर इन फुल। तो जैसे अगर ए के पास ब्लैंक में आता है और वो बी को देता है और बी उसे इन फुल करके आगे सी को देता है, तो यहां पे हमने देखिए दो सिचुएशन बनाई थी। अगर सी बिना इंडोर्समेंट किए डी को हैंड ओवर कर देता है, बिना इंडोर्समेंट किए, तो जो डी है वो कैन स्यू, वो केस कर सकता है रिकवरी के लिए सिर्फ किसके ऊपर? ए एक्स एंड वाई के ऊपर। वो किससे केस नहीं कर सकता? सी और डी से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा यहां पे अगर ब्लैंक से फुल हुआ है, अमाउंट ऑफ इट कांट बी क्लेम्ड फ्रॉम इंडोर्सर इन फुल। तो यहां पे जो बी था वो कौन है? इंडोर्सर इन फुल है, आप उसे पैसे नहीं ले सकते हैं। सी से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहां सिचुएशन क्या बनाई है? उसने क्या नहीं किया? उसने इंडोर्स ही नहीं किया। इसी में मैंने एक रिवर्स एग्जांपल दिया था। मान लीजिए अगर इंडोर्स कर दिया गया है, दिस इज सिचुएशन नंबर 2, तो ये जो डी है वो स्यू किसको कर सकता है? यहां पे ड्यू जो डी है वो किसी को भी स्यू कर सकता है, क्योंकि यहां आपने क्या किया है? इंडोर्समेंट करी है। देर आफ्टर एक सेक्शन और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर 3 कोर्स से हटाया गया है, लेकिन सेक्शन 40 हमारे कोर्स में स्टिल है। कैंसिलेशन ऑफ इंडोर्समेंट, जिसका मतलब क्या है? जैसे वही बेस एग्जांपल में जाइए, एक्स वाई एबीसी, जैसे मैंने कहा था सी होल्डर है और मान लीजिए सी ने पनीर गिरा दिया किसके ऊपर? ए के ऊपर, ए का नाम कट गया। तो अगर ये डिसओनर होता है तो सी किसको पकड़ेगा? बी को। लेकिन बी ने किसको पकड़ना था? ए को, लेकिन ए का नाम क्या हो चुका है? कट चुका है। तो इसे हम कहते हैं यहां पे जो बी जो इंडोर्सर है वो क्या हो गया? डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टी, जो कौन हुआ? सी हुआ। क्यों? क्योंकि सी जो इंडोर्सी है उसने डिस्ट्रॉय की है इंडोर्सर बी की रेमेडी किसकी तरफ? अगेंस्ट प्रायर पार्टीज, क्योंकि वो ए के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ए का नाम वहां से क्या हो गया? रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा जी, राइट्स कहें, बेनिफिट्स कहें, प्रिविलेजेस कहें, होल्डर इन ड्यू कोर्स के। हमने सेक्शन 9 पहले ही पढ़ा था, उसका हमेशा एक बेटर टाइटल होता है। 6 हम क्या पढ़ के आए थे? कंडीशन है भाई, पोजेशन है, इंटाइटलमेंट है, कॉन्सिडरेशन है, गुड फेथ में उसने लिया है, बिफोर मेच्योरिटी लिया है और इंस्ट्रूमेंट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई डाउट या है, सस्पिशन है, तो उसे क्या करनी होती है? इंक्वायरी करनी होती है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 9, हमेशा उसका बेटर टाइटल है। सेक्शन 20 हम पढ़ के आए थे, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, जहां हमने कहा था एस डी से आई, एस से साइन है, डी से डिलीवरी है, एस से स्टैंप है, आई से इनकम्प्लीट है। तो ध्यान दीजिए, अगर 500 रुपए अमाउंट के भरने थे लेकिन 5000 रुपए भर के आगे दे दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट किसको? एचडीसी को। एचडीसी एक गंगा है, उसको पूरे पैसे मिलेंगे। ऐसे ही हमने सेक्शन 42 फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था कि असेप्टर अपनी लायबिलिटी किसकी तरफ डिनाई नहीं कर सकता है? टुवर्ड्स ड्रॉर ऑन द ग्राउंड की ड्रॉर क्या है? फिक्टिशियस है। देन सेक्शन 46 भी देखिए, डिलीवरी के ऊपर पढ़ाए थे। तो डिलीवरी में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं विद रिगार्ड टू प्रिविलेज। वो क्या पढ़ते हैं कि डिलीवरी किसकी? माई की। माई कोड की थी, एम से जो मेकर है इंस्ट्रूमेंट के, ए से बिल का एक्सेप्टर, आई से इंडोर्समेंट जो आपने करनी है। तो हमने कहा था डिलीवरी कैसे कंप्लीट होती है? डिलीवरी या तो एक्चुअल होगी या क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव, जो हमने कहा था नोटिस से, राइट। और डिलीवरी आपका ऑथराइज्ड एजेंट भी कर सकता है। यहां पे प्रश्न है, दो सिचुएशन है। डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव, कहता अगर पार्टी स्टैंड कर रही है इमीडिएट रिलेशन में, मान लीजिए आप ड्रॉर एंड एक्सेप्टर हैं तो इमीडिएट रिलेशन है, तो डिलीवरी कब कंप्लीट हो जाएगी? जैसे ही डिलीवरी किसने कर दी, वही कोड की माई, मेकर, एक्सेप्टर या इंडोर्सर ने कर दी है। लेकिन अगर पार्टीज ये इमीडिएट रिलेशन में नहीं है, एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन व्हाट? एचडीसी। तो कहता है यहां इट मे बी शोन दैट डिलीवरी वॉज मेड फॉर अ कंडीशनल और फॉर सम स्पेशल पर्पस। जैसे एक एग्जांपल लें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने अपने एजेंट को दिया कि भैया कहीं दराज में संभाल के रख दीजिए और जब मैं कहूंगा तब इंडोर्स कीजिएगा। तो उस एजेंट ने क्या किया, बिना आपके डायरेक्शन के वो आगे किसी को इंडोर्स कर दिया है, और मान लीजिए और वो व्यक्ति कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है।
तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को यहां ये प्रिविलेज है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया मैंने यहां पे डिलीवरी करी थी किस काम के लिए, फॉर अ कंडीशनल पर्पस। किसे कहा था जब तेरे को डायरेक्शन दूंगा तभी आगे क्या करना, आप एंडोर्स करना, आप उसके बिना भी कर सकते हैं। देन सेक्शन 53 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहां हम कहते हैं डीम्ड होल्डर, मतलब डीम्ड एचडीसी, मतलब जो होल्डर है डेराइविंग टाइटल फ्रॉम एचडीसी है तो हम कहते हैं उसे राइट्स ऑफ एचडीसी मिलेंगे, डीम्ड एचडीसी। जैसे हम यहां कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहते हैं जैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स इनटू अ हैंड्स ऑफ होल्डर, होल्डर के पास आया, वो एचडीसी नहीं है लेकिन उसके पास इंस्ट्रूमेंट कहां से आया, एचडीसी के पास आया, तो हम इसे एज गुड एज एचडीसी मान लेंगे और इसको भी सारे राइट एचडीसी के मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब प्रायर जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लेंस्ड, पर्स्ड, क्लियर्ड हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो हिमसेल्फ क्या नहीं होना चाहिए, पार्टी टू फ्रॉड, चाहे उसे खुद किसके बारे में मालूम है बेटा, इवन इफ अवेयर ऑफ फ्रॉड। केस हमने किया था गुल्फोर्ड ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस ग्रोस क्रेडिट बैंक का। 58 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल मीन से लिया, फ्रॉड से लिया है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ भी कहिए, चोरी चकारी जैसे मर्जी लिया है। अगर इंस्ट्रूमेंट एचडीसी के पास गया है आप उसकी पेमेंट नहीं रोक सकते ये कहते हुए कि किसी ने मेरे को डरा धमका के लिया है इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 59 में देखिए दो चीजें निकल के आती हैं। एक हम हिस्सा पढ़ते हैं सेक्शन 59 की, जो हम प्रोविजो पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रोविजो पढ़ते हैं इसकी, उसमें एक प्रिविलेज है एचडीसी का, ये है विद रिगार्ड टू एकोमोडेशन बिल और नॉट। एकोमोडेशन आप जानते हैं किसी की सहायता के लिए आपने बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके, उसे बैंक से डिस्काउंट करवा सके, मनी वगैरह रेज कर सके। तो कहता है जैसे ही आप बैंक से उसे क्या डिस्काउंट बैंक से क्या करते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं, तो बेटा बैंक तुरंत क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि उसने क्या दिए हैं, पैसे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में रिकवर फ्रॉम प्रायर पार्टीज, आपको वो प्रिविलेजेस बैंक को एचडीसी के मिलेंगे, क्योंकि बैंक यहां क्या है, इन कॉन्सिडरेशन उसने पैसे दिए हैं। और आप बाद में ये नहीं कह सकते एज ए एक्सेप्टर कि भाई मैंने तो किसी की एकोमोडेशन के लिए एक्सेप्ट किया था और भाई क्या हुआ, जो ड्रॉर है उसने मेरे को टाइम पे पैसे लौटाए नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसी 59 में एक और दूसरी चीज है जहां हम पढ़ते हैं ये कोई प्रिविलेज नहीं है, मतलब टाइटल नॉट बेटर देन दैट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप याद कीजिएगा तो सेक्शन 130 में भी क्रॉसिंग में, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में हम पढ़ के आए थे कि टाइटल ट्रांसफरी का बेटर नहीं हो सकता, किससे बेटर नहीं हो सकता, ट्रांसफर से नहीं हो सकता। सेम वैसा ही है, कहता अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया आफ्टर डिसऑनर हो चुका है या ओवरड्यू हो चुका है, उसका टाइम बीत चुका है, तो कहता होल्ड आपके पास आ गया है लेकिन वो तो डिसऑनर हो गया, टाइम बीत गया है, तो आप एचडीसी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है जो ट्रांसफर के डिफेक्ट से वही आपको मिलेंगे। जैसे कि यहां पे बढ़िया इलस्ट्रेशन है कि जो एक्सेप्टर है बिल का, उसने एक तो बेचारे ने बिल एक्सेप्ट किया, साथ में कुछ गुड्स भी एज सिक्योरिटी गिरवी रख दिए हैं, लेकिन जैसे डिसऑनर होता है तो स्वाभाविक है ड्रॉर को क्या करना चाहिए, सामान बेचना चाहिए। ड्रॉर ने सामान भी बेच दिया, साथ के साथ वो बिल भी आगे क्या कर दिया बेटा, एंडोर्स कर दिया। तो स्वाभाविक है जो होल्डर है उसको एचडीसी के राइट्स नहीं मिलेंगे, ये कहता है सेक्शन नंबर 59। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, सेक्शन नंबर 82 से 90। कहता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी किसकी, फिर वही वर्ड है माई, एम से मेकर, ए से एक्सेप्टर, आई से इंडोर्सर की। और रीजन क्या दिए गए हैं, सीपीआर मैंने कोड की गई थी, वो जो ऑक्सीजन देने को सीपीआर कहते हैं, कैंसिलेशन, पेमेंट एंड रिलीज। यहां मैंने एक डिफरेंस के रूप में आपको क्वेश्चन करवाया था, एक था डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या था, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। मैं नहीं रोता दर्द में, याद कीजिएगा, मैं से था मीनिंग कि डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो पार्टी प्राइमरली लायबल है वो डिस्चार्ज हो गया, वो तभी होगा अगर उसने क्या कर दिया, पेमेंट। डिस्चार्ज ऑफ पार्टी का मतलब है प्राइमरली लायबल पार्टी डिस्चार्ज नहीं है, कोई और पार्टी डिस्चार्ज होगी। सर कैसे, वो हमने कई बार बात करी है, जैसे सेंस, रिकोर्स, एंडोर्समेंट। नेगोशिएबिलिटी यहां पे क्या हो जाती, खत्म हो जाती, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया, यहां कंटिन्यू रहेगी, राइट्स एंड ड्यूटीज यहां खत्म हो जाएंगे लेकिन यहां कंटिन्यू रहेगा। और डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज, देखिए डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सारी पार्टीज डिस्चार्ज होगी, लेकिन एक पार्टी का डिस्चार्ज होने का मतलब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होना बिल्कुल नहीं है। देन अब इसके एग्जाम्पल्स हम जाएं तो उसको ऑर्डर में हम ले लेते हैं। सेक्शन 82 था डिस्चार्ज, 83 में आता है कि डिस्चार्ज क्यों हो रहा है एक पार्टी, क्योंकि देखिए बिल को एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं 48 आवर्स। अगर आप अलाउ कर देते हैं मोर देन 48 आवर्स तो क्या होगा, सारी प्रायर पार्टीज आपसे पहले वाली जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। यहां याद आपने ये रखना है
कि जो ड्रॉर है वो बिना एक्सेप्टेंस के भी आगे क्या कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है। वो 48 घंटे से ज्यादा हो सकता है किसने दे दिए हो, सी ने दे दिए हो। सी ने किससे नहीं पूछा, ए बी वगैरह से नहीं पूछा, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज। 84 देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया था, अनरीजनेबल डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, जैसे वो बैंक वगैरह डिसऑनर, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया था। 85 यहां आता है, ये प्रोटेक्शन है टू ड्रॉई, जिसका मतलब है पेइंग बैंक को। सब सेक्शन 1 में है, अगर चेक पेबल टू ऑर्डर है। देखिए अगर चेक पेबल टू ऑर्डर है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हम जानते हैं इंडोर्समेंट करनी होती है तो आपको साइन करना होता है प्लस डिलीवरी करनी होती है। साइन कौन करेगा, इंडोर्सर करेगा। तो कहता अगर चाहे साइन ऑफ इंडोर्सर फोर्स्ड है, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि बैंक के पास इंडोर्सर के साइन के स्पेसिफाई नहीं होते हैं। किसके साइन होते हैं, ड्रॉर के होते हैं। और सब सेक्शन 2 में है, अगर चेक में जब तक देखिए वर्ड बेरर है, वंस बेरर ऑलवेज बेरर, आप कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बेरर लिखा हुआ और आपने रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट सेक्शन 50 वाली कर दी, जो हमने पढ़ा एक्सक्लूड्स फॉर द राइट ऑफ नेगोशिएशन, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे आपने लिख दिया पे टू सी ओनली, क्योंकि अभी तक वर्ड क्या है, बेरर है, वंस बेरर ऑलवेज बेरर, ये याद रखें। 86 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब है कंडीशनल एक्सेप्टेंस बिल के केस में। यस ये बिल्कुल हो सकती है, स्वाभाविक है। कौन करेगा, ड्रॉई करेगा। और कैसे करेगा, यहां दो बातें हैं। एक है विद कंसेंट ऑफ होल्डर, आपको होल्डर की कंसेंट से ही कंडीशन लगानी है, और उस होल्डर को क्या लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी, प्रायर पार्टीज की लेनी होगी, क्योंकि सबसे पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं पूछेंगे, अदरवाइज सारी प्रायर पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी एज अगेंस्ट द होल्डर। एक है आपने ड्रॉई ने कंडीशन लगा दी विदाउट कंसेंट ऑफ होल्डर, तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बिना उसकी कंडीशन के आप नहीं कंसेंट के आप नहीं कर सकते। इसलिए हम मान लेते हैं इसे डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। याद कीजिएगा हम डिसऑनर के दो कारण पढ़ते हैं, एक है 91 में नॉन एक्सेप्टेंस और 92 में आता है नॉन पेमेंट। और नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ किस केस में होती है, बिल के केस में होती है, और नॉन एक्सेप्टेंस तीनों इंस्ट्रूमेंट के केस में होती है, याद रखें। अब क्वालिफिकेशन किस तरह से लग सकती है, 5 एग्जांपल आपके सामने है। पहला है ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, जैसे अगले ने कहा मेरे पास पैसे होंगे तो दूंगा, या 500 रुपए का बिल था उसने एक्सेप्ट किया है 400 रुपए में लेसर अमाउंट, या टाइम दे रखा था 3 महीने और उसने 5 महीने कर दिया, या प्लेस ऑफ पेमेंट बताया गया था तो आपने चेंज कर दिया, या नहीं बताया गया तो अब आप बता रहे हैं। और ड्रॉई जो है मान लीजिए एक से ज्यादा है और वो पार्टनर्स नहीं है, तो अगर साइन सारे ना करें, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर वो पार्टनर है तो कोई एक साइन कर सकता है, लेकिन नहीं है तो साइन किसको करना है, सभी को करना होता है। सेक्शन नंबर 87 में बेटा हम पढ़ते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जब आप एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर देते हो। इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम वॉइड का मान के चलते हैं, क्योंकि किसी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे इंपैक्ट आ गया। और इसके ऊपर हमने केस पढ़ा था गौर चंद्रा वर्सेस प्रसन्ना कुमार में ही ये कहा गया था, आपने ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है। दूसरी बात यह है अगर ऑल्ट्रेशन स्वाभाविक है, कौन करेगा, होल्डर करेगा। लेकिन होल्डर के पास इंस्ट्रूमेंट है तो कोई और भी व्यक्ति उसके पास कर सकता है, स्ट्रेंजर जिसे हम कहेंगे। लेकिन हम मान के ही चलते हैं कोई स्ट्रेंजर भी अगर ऑल्टर करता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, होल्डर की है, क्योंकि पोजेशन किसके पास था, होल्डर के पास था। मैंने आपको यह रीजन दिए थे कि भैया मटेरियल ऑल्ट्रेशन कब होती है, डर कमिश्नर ऑफ पुलिस से, डी से डेट, ए से अमाउंट, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी से कलेक्टिंग बैंक का नाम चेंज किया है, पी से पेई का नाम बदला, एस से स्टैम्प ड्यूटी बदली। परमिटेड ऑल्ट्रेशन मैंने कोड की दी थी आईसी 3 बार। आई से आपने इंसर्ट किए वर्ड और ऑर्डर, आई से इनकम्प्लीट को कंप्लीट किया, आई से इंडोर्समेंट इन ब्लैंक को फुल किया, सी से क्रॉसिंग बाद में कर सकते हैं, सी से क्रॉसिंग को चेंज किया जा सकता है जनरल से स्पेशल या रिस्ट्रिक्टिव या एनएन के अंदर, एंड सी से आपने किया है विद कंसेंट। इसके बाद 88 में क्या है, एक्सेप्टर और इंडोर्सर बाउंड बाय प्रीवियस ऑल्ट्रेशन, मतलब अगर ऑल्ट्रेशन पहले हो चुकी है उसके बाद आप इंडोर्स कर रहे हो तो स्वाभाविक आप उसके लिए क्या होंगे, लायबल होंगे, चाहे आप इंडोर्सर हो या एक्सेप्टर हो, राइट। और 89 में है अगर ऑल्ट्रेशन अपेरेंट नहीं है तो पेइंग बैंक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था वर्ड्स में भी हम फिल करते हैं, हम फिगर्स में फिल करते हैं, तो अगर आपको वो गैप ग्रुप थोड़े, जैसे मैंने कहा था आपको बिल्कुल बॉक्स में स्टार्टिंग से आप लिखना स्टार्ट करें, स्लैश आप लगाएं, अगर वर्ड्स में है तो ओनली वर्ड लगाएं, गैप ना रखें, तो अगर वो कर देंगे तो उसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। इसके साथ हम 80 देखिए 9 किया था तो सेक्शन 90 एक बीच में रह जाता। सेक्शन 90 क्या है,
पार्टी प्राइमरीली लायबल बिकमिंग होल्डर, इसका मतलब है कि आप अगर एक्सेप्टर थे, वो बिल घूम के इंडोर्स होके आपके पास आ गया, तो मींस आपका बिल्स पेबल आपके लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ एक्शन। चैप्टर नंबर 8 बेटा नोटिस ऑफ डिसऑनर, जो हम 91 से 98 में पढ़ के आते हैं। 91 92 का मैंने पहले जिक्र कर दिया था। डिसऑनर के दो ग्राउंड है, एक नॉन एक्सेप्टेंस है बिल के केस में, और एक है नॉन पेमेंट 92 में, तीनों के केस में। 91 अच्छे से याद रखिए, नॉन एक्सेप्टेंस के 6 ग्राउंड हो सकते हैं, जहां हमने सेक्शन 17 से एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट से पॉइंट पकड़ा था। ड्रॉई क्या है, फिक्टिशियस है, या ड्रॉई क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। देन अगर और ये सेक्शन 34 से हमने लिया था, ज्वाइंट ड्रॉई हो सकते हैं, साइन सभी को करना है अनलेस दे आर पार्टनर्स, लेकिन अगर वो साइन ना करें तो। 63 में हमने पढ़ा था कि ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए समय होता है 48 घंटे का, लेकिन वो 48 घंटे क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं, तो हम इसे डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस मानते हैं, और 48 घंटे में याद रखिएगा पब्लिक हॉलीडे को एक्सक्लूड करते हैं। या ड्रॉई आफ्टर रीजनेबल सर्च नहीं मिल रहा है, दरअसल ये कंसेप्ट आता है 76 में, और 86 में हमने पढ़ा था, उसने क्या दी है, ड्रॉई ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करी है, तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं एज डिसऑनर, राइट। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आप ड्रॉई को स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, एक्सेप्टेंस किया ही नहीं है। आप किसको स्यू कर सकते हैं, सारी की सारी प्रायर पार्टीज कहो, ड्रॉर कहो, इंडोर्सर कहो। देर आफ्टर नोटिस ऑफ डिसऑनर 93 से 98 में उसके रूल्स आते हैं। 93 कहता है नोटिस डिसऑनर का कौन देगा, संभावी का होल्डर को देगा। किसको देगा, अपनी प्रायर पार्टी या जिस भी किसी पार्टी को आप लाबल करना चाहते हैं। नोटिस की जरूरत नहीं होती, कब जरूरत नहीं होती, अरे भैया नोटिस उसको दिया जाता है जिसको पता ना हो, इसलिए नोटिस नहीं देना होता मैड को, एम से मेकर को, ए से एक्सेप्टर को, डी से ड्रॉर को, क्योंकि उनको तो मालूम ही है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। 94 में कई चीजें आती हैं, कहता आप नोटिस चाहे तो उनके किसको दे सकते हो, एजेंट को, डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंट हो गए तो ऑफिशियल रिसीवर को। क्या लिख के देंगे नोटिस में कि डिसऑनर हो गया, कैसे नोटिस देंगे, ओरल दे, राइटिंग में दे, राइटिंग में आप पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन अगले को ना भी मिले मिसकैरेज, तो हम मान लेंगे नोटिस वैलिडली सर्व हुआ है। समय जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, और प्लेस क्या होगा, जहां पे अगला बिजनेस करता है, बिजनेस नहीं करता है तो अगला जहां रहता है। 95 कहता है हर पार्टी का एक ड्यूटी है, उसे वो नोटिस आगे से आगे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, किसको करना है, प्रायर पार्टी को करना है। 96 कहता अगर आपने नोटिस एजेंट को दिया है तो हम मान के क्या चलेंगे, उसको भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए जैसे कि वो होल्डर है और उसने आगे नोटिस देना है, और क्योंकि उसने आगे किसको बताना होता है, अपने प्रिंसिपल को। एंड कहता प्रिंसिपल को भी फर्दर पीरियड का ही टाइम मिलेगा, तो उनको एक तरह से डबल टाइम मिल जाएगा। 97 में हमने कहा था अगर नोटिस दे दिया है लेकिन वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तभी हम उसे वैलिड मान के चलेंगे। कंडीशन ये है आपको उसकी डेथ के बारे में पता नहीं था, आप क्या थे, इग्नोरेंट थे। 98 आता है नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है जब अगले ने ही अपना राइट क्या कर दिया हो, वेव कर दिया हो, जो हम पढ़ के आए थे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में, या अगले ने ही क्या करी है, चेक की स्टॉप पेमेंट काउंटरमैंडेड करवाई है, या अगला रीजनेबल सर्च के बाद नहीं मिल रहा, या ड्रॉर एंड ड्रॉई है ही क्या सेम पर्सन है, या किसी भी पार्टी को डिसऑनर से कोई ये नोटिस ना मिलने से कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि नोटिस उसे देना होता है जिसको पता ना हो या जिसको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंटल ओमिशन है, कोविड हो गया व्यक्ति को, या पार्टी जो प्राइमरी लायबल है उसने कह दिया भैया मैं पैसे दे दूंगा तो नोटिस की आवश्यकता नहीं है, या प्रोमिजरी नोट है एंड नॉट नेगोशिएबल है, क्योंकि हम पढ़ के आए थे सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, प्रोमिजरी नोट कांट बी मेड पेबल टू व्हाट बेरर, या हालात मतलब सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखिए कि नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे चेक है आपने 5000 का जारी किया, आपके अकाउंट में 400 रुपए हैं, तो आपको तो पता ही है डिसऑनर होगा, बैंक को भी पता ही है डिसऑनर होगा, और आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आपको भी पता है डिसऑनर होगा, तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। देर आफ्टर बेटा जी देखिए चैप्टर नंबर 10 आता है रीजनेबल टाइम का, लेकिन ये हमारे स्टडी मैट में आईसीआई के नहीं दे रखा है तो इसको मैं रिवीजन पार्ट में नहीं ले रहा हूं, 105 से 107। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है 108 से 116, ये है ऑनर, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, मतलब आपके ऑनर में किसी ने एक्सेप्ट किया है या पेमेंट करी है। तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर और पेमेंट फॉर ऑनर में ध्यान दीजिए, सेक्शन यहां आता है 108, मतलब किसी स्ट्रेंजर ने करी है, उसका वॉलेंट्री एक्ट है, किसके लिए करी है, ड्रॉर या एनी ऑफ इंडोर्सर के लिए उसने क्या किया है, ये एक्सेप्ट किया है। मतलब चीज क्या है, देखिए यहां पे ये सेक्शन आपको पक्का पता होना चाहिए, 110,
अगर किस आदमी के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसके ऑनर में, ड्रॉर या एंडोर्सर, अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो हम प्रिज्यूम करेंगे इट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ड्रॉर। आपने किसी के ऑनर के लिए एक्सेप्ट किया है तो देखिए अब आप इतने बड़े आदमी बन रहे हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको ड्यू डेट पे पैसे देने होंगे, आप सब्सिक्वेंट पार्टीज की तरफ लायबल रहेंगे। ये सेक्शन 111 एंड 112 में आता है। लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो देखिए सिर्फ बिल के केस में होती है, कंडीशन ये है कि वो पहले वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ हो और उसके ऊपर क्या करवाई गई हो, नोटिंग है या प्रोटेस्ट। सेम वे पेमेंट फॉर ऑनर में सिर्फ सेक्शन चेंज हो रहे हैं 113 एंड 114। अगेन सारा आंसर देखिए टिक टिक सेम वही है, बस यहां पे भी कंडीशन यही है कि नोटिंग एंड प्रोटेस्ट करवाई गई हो। तो जिसके भी ऑनर में आपने ये किया है, देखिए 114 में आपका राइट है, आप उस व्यक्ति से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि किसी के लिए आपने एक्सेप्ट या पेमेंट करी है। इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है एडिशनल ड्रॉई, या हम कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड अंडर सेक्शन 115 से 116। तो 115 ये कहता है कि अगर ड्रॉर ने एक से ज्यादा ड्रॉई का नाम लिखा है तो जब तक वो एडिशनल ड्रॉई ना डिक्लाइन कर दे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज को तब तक डिसऑनर नहीं मानते जब तक वो एक्स्ट्रा ड्रॉई भी साइन करने से मना ना कर दे। और 116 कहता है एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, तो ऑब्वियसली इस एडिशनल ड्रॉई या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ने अगर एक्सेप्ट किया है, पे किया है, तो ऑब्वियसली उसको वो एक्सेप्ट भी करेगा, उसने उसकी पेमेंट भी करनी है। और यहां पे कोई वो कंडीशन नहीं है जो ऑनर वाले में थी कि जैसे हमने कहा था नोटिंग और प्रोटेस्ट करवाना होगा, यहां साफ लिखा है विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट ऐसा हो सकता है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 13 में स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस 118 से 122 तक है, जिसमें से 118 एक अच्छा सेक्शन है। हम प्रिजम्पशंस लेके चलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। एक तो हम लेके चलते हैं कि भाई साहब कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ होल्डर। अब बच्चे क्या करेंगे, देखिए बच्चे बहुत गलत तरीके से पेपर में लिख के आ सकते हैं। बच्चे लिख देंगे कंसिडरेशन इज मस्ट। अरे हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं तो आपको लाइन अपनी ढंग से लिखनी है, कंसिडरेशन इज प्रिज्यूम्ड इन फेवर ऑफ होल्डर। हम ये मान के चलेंगे एक्सेप्टेंस हो गई है विद इन व्हाट रीजनेबल टाइम, तो लिखने का आपका तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। या आपने जो भी नेगोशिएशन की है बिफोर मैच्योरिटी की है, या ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट वही होगा जो अपीयर कर रहा है, और हम स्टैम्प ड्यूटी मान के लेके चलते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट खो गया है, इट वॉज ड्यूली स्टैम्प्ड, और हर होल्डर इज प्रिज्यूम्ड एज व्हाट, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्योंकि प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन क्या ले रहे हैं उस ढंग से लिखें। 119 कोर्स में नहीं है, स्टडी मैट में नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं इसे, कहानी आगे बढ़ती है। ये 3 पॉइंट भी एचडीसी के ध्यान रखिएगा, ये प्रिविलेजेस हैं। स्टॉपल लग रहा है, स्टॉपल का मतलब क्या था, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट। 120 में स्टॉपल लग रहा है तीनों इंस्ट्रूमेंट की जो पार्टी प्राइमरली लायबल है। नंबर 4 क्या लग रहा है, ड्रॉर ऑफ बिल के ऊपर भी है। 121 में सिर्फ बिल एंड नोट की बात है, दैट मीन्स मेकर एंड एक्सेप्टर की बात हो रही है, चेक की यहां बात नहीं है। 122 में स्टॉपल लग रहा है इंडोर्सर के ऊपर। तो 120 में क्या कर रहा है, ये जो पार्टी प्राइमरली लायबल है या सेकेंडरी लायबल है, ये डिनाई कर रहे हैं ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन ए सूट बाय एचडीसी। इसलिए मैं कह रहा था एचडीसी का प्रिविलेज। अरे भैया इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हो, आप मना नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही ग्राउंड पे आप बच सकते हो, अगर आप ये साबित करो ये साइन आपके नहीं है, बिकॉज फोर्जरी इज ऑलवेज व्हाट, नलिटी। और 121 में ये मेकर और एक्सेप्टर क्या कह रहे हैं, अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए एचडीसी को कह रहे हैं डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पे टू इंडोर्स, की जिसने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया वो तो केपेबल ही नहीं है। अरे भैया हम पहले पढ़ के आए थे, इवन माइनर भी पे हो सकता है। 122 में इंडोर्सर क्या कर रहा है, डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज, मतलब इंडोर्सर कह रहा है कि भैया जिसने मेरे को दिया था वो तो केपेबल नहीं है। अरे वो नहीं केपेबल, तू तो है। भैया आपने इंडोर्समेंट करी है, आप पक्का क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। हाँ, इंडोर्समेंट करते समय आपको साइन करने होते हैं, तो साइन आपके नहीं है तो फोर्जरी है, तभी आप बच सकते हैं। इसके बाद बेटा जी चैप्टर नंबर 16 आता है इंटरनेशनल लॉ 134 से 137। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए सिर्फ एक ही जो सेक्शन है वो हमारे स्टडी मैट में है, और वो है सेक्शन नंबर 134। मतलब कहने का मतलब है 135 से लेके 137 तक ये स्टडी मैट में नहीं दे रखे हैं, तो मैं इनका जिक्र इस रिवीजन में नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। 135 से लेके 137 नॉट इन स्टडी मटेरियल, तो चाहे नॉर्मल क्लास में मैंने करवाई भी हूं, यहां पे मैं बात नहीं करूंगा, हम स्टडी मैट को ही बेस लेके चल रहे हैं। 134 में हम क्या पढ़ के चलते हैं, लायबिलिटी ऑफ माई, एम से मेकर, ए से एक्सेप्टर, आई से इंडोर्सर। लेकिन कौन से इंस्ट्रूमेंट में, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो सेक्शन 12 में हम पढ़ के आए थे कि भैया जहां तक मेकर और ड्रॉर का सवाल है, तो उनके लिए जो लायबिलिटी के लिए लॉ होगा, वो लॉ कौन सी जगह का होगा, जहां इंस्ट्रूमेंट इज मेड, जहां बना है। जबकि एक्सेप्टर और इंडोर्सर के लिए लॉ कौन सी जगह का लगेगा, जहां इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल। जैसे ये बढ़िया इलस्ट्रेशन थी,
और इसमें जैसे एक बिल है बना है कैलिफोर्निया में, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, जबकि एक्सेप्ट किया है बी ने पेबल एट वॉशिंगटन, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो ध्यान दीजिए, जहां तक बी का सवाल है उसके लिए लॉ कौन सा लगेगा, वॉशिंगटन का, मीन्स 6%। जहां तक ए है वो कौन हो गया, ए ड्रॉर हो गया, उसके लिए लॉ कौन सी जगह का लगेगा, जहां इंस्ट्रूमेंट बना है कैलिफोर्निया का, विच मीन्स 25%। बाकी सेक्शन की हम बात नहीं करेंगे। 10 चैप्टर नंबर 15 बेटा बिल इन सेट्स आता है 132 से 133। अगेन स्टडी मैट में नहीं है तो इसका मैं यहां रिवीजन में बात नहीं करूंगा, राइट। और इसके साथ देखिए हमने अपना चैप्टर नंबर जो देखिए 16 मैंने यहां कराई दिया था, 17 है वो हमने पहले ही क्रॉस चेक के ऊपर आखिरी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर ली। तो स्टडी मैट के मुताबिक जितने ये सेक्शन बनते हैं, आई हैव ट्राइड कि आपने जैसे मुझसे पढ़ा एक बार फटाफट आपको रिवीजन मिल जाए और आप बार बार इसे सुन सको। यही मेरी तरफ से यूटिलिटी है आप लोगों के लिए। ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। गॉड ब्लेस, थैंक यू।